ઉત્તર પ્રદેશમાં ચૂંટણીનો માહોલ છે। 2 ફેઝના મતદાન પતી ચૂક્યા છે અને ત્રીજા ફેઝના કેમ્પેનિંગ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે। ત્યારે સમગ્ર મુદ્દે વાત કરવા માટે આપણી સાથે અપર્ણા યાદવજી ઉપસ્થિત છે। અપર્ણાજી, आपका खूब खूब स्वागत है टीवी 9 पे। धन्यवाद। केम छो आप? बस मजामा। अपर्णा जी, 5 साल पहले मैं आपसे मिली थी, तब आप प्रत्याशी थी, कैंडिडेट थी, और आज आप जिसके सामने लड़ रही थी, आज आप उनके साथ रह के जिताने की कोशिश कर रही हैं। किस तरह से पूरा माहौल बदला? अब मैंने ये सोचा कि देखिए, राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लिए जिन लोगों ने काम किया हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि हमारा भारत समग्र हो, हमारा भारत जो है सुशासन की ओर बढ़े जी, और हमारा भारत जो है एक कंप्लीट, जो कहते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो उनका एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो इस बात को सोचते हुए और जो उनकी पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो जो उनकी मन की बात भी अगर वो करते हैं, तो जिस प्रकार से उनका एड्रेसल है, और वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कोरोना के समय पे जिस प्रकार से पूरा विश्व की व्यवस्था, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो किसी भी तरीके से मानसिक व्यवस्था भी लोगों की चरमरा गई थी, उस समय जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को लीड किया, ये बहुत बड़ी बात है। अपने में ये बहुत बड़ा स्थान रखता है। और आज अगर भारत की विश्व की छवि एक अच्छी बनी है, तो इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अपर्णा जी, कोरोना तो अभी आया, लेकिन अगर हम बात करें तो आपके जिस तरह से हमने हमेशा से पहले से देखा हुआ था कि जब उनका स्वच्छता अभियान था, तब भी आप काफी प्रभावित थी। आपने योगी जी को भी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब भी आपने उनको कांग्रेचुलेट किया था। मतलब भले सपा में थी, लेकिन तब से ही आपको कहीं ना कहीं भाजपा के जो आइडियोलॉजी थी पसंद थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बेसिक आइडियोलॉजी है, वो ये है कि हम राष्ट्रवाद के साथ हैं। द फर्स्ट पॉइंट विच यू ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी, इट इज अबाउट नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म की बात जी। और किसी भी युवा के लिए नेशनलिज्म, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे मेरे जीवन में ये सर्वोपरि है, इसलिए मुझे लगता है कि जिस वैचारिक व्यवस्था से मैं हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि राष्ट्र को हम आगे बढ़ाएं। अपर्णा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मैं ऑफ कोर्स आपके पास वक्त बहुत ही कम है, आप कैंपेन भी कर रही हैं और इसके भी मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितना वो आपके लिए टफ था, कितना इजी था, क्योंकि आप जिस परिवार की बहू थी, उनका खुद ही उत्तर प्रदेश में एक अपना नाम है, सपा की बहू, भाजपा की बेटी। अब ये कौन सा टैग है जो ज्यादा अपर्णा जी को पसंद है? लेकिन मैं किसी पार्टी की बहू नहीं हूँ, नेताजी की तो जी, नेताजी की बहू हूँ। पहली बात। और नेताजी का आशीर्वाद भी रहता है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि मैं परिवार से कभी विमुख नहीं थी। मैं बस इतनी बात कहूंगी जो आपने कही कि महिलाओं के लिए हमारे समाज में इतनी संकीर्ण विचारधारा क्यों है। अगर महिला चाहे, क्योंकि आप भी एक महिला जी, बिल्कुल, और हम अगर कोई भी प्रोफेशन हम लेना चाहें, या हम किसी, सपोज करिए, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो अगर मैं किसी पार्टी का चयन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि राष्ट्र के लिए मैं समर्पित करना चाहती हूँ, तो इसमें इतनी समस्या क्यों? पहली बात, मैं आपसे, मैं ये कोई आप पे मेरा कोई वो बिल्कुल समस्या नहीं अपर्णा जी, इसलिए ये सवाल पे मैं सवाल उठाना चाहती हूँ। मैं एक स्वतंत्र भारत में, एक स्वतंत्र लोकतंत्र में एक स्वतंत्र महिला हूँ, और मेरा निर्णय आगे आने वाली हर बच्ची और बेटी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा कि हम अपने स्वतंत्र लोकतंत्र में और स्वतंत्र भारत में अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है अपर्णा जी कि जो आप कह रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे बार बार इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आप जहाँ पे थी और वहाँ से आप चुनाव में भी आप लड़ी थी, और कहीं ना कहीं पारिवारिक जो आपके झगड़े थे बड़े स्तर पे जमीन पे आ चुके थे 5 साल में, तो क्या ये वजह रही थी पारिवारिक झगड़े की, जिसकी वजह से झगड़े के बारे में जो बोलना है या नहीं बोलना है वो एक अलग वैचारिक व्यवस्था है, पर परिवार को जोड़ने का काम हमेशा अपर्णा यादव ने किया, पहले भी, और परिवार से मैं आज भी विमुख नहीं हूँ। जब मैं भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लेकर के दिल्ली से वापस आई, तो मैंने आदरणीय नेताजी का उस क्रम में आशीर्वाद ने देखा भी था उसको। बिल्कुल।
और मैं बहुत आदर से बोलना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जो भद्दी टिप्पणियां भी करते हैं, उन लोगों के बारे में भी पूछे ना, जिन्होंने नई पार्टी खड़ी कर दी, जिन्होंने अपने परिवार से अलग जाकर के राजनीति करी, सिर्फ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं महिला हूँ, मैं युवा हूँ, लोग इसलिए भी हो सकता है क्वेश्चन करते हो, मगर मैं अगर आज अपने भारत को समग्रता की ओर बढ़ते देखना चाहती हूँ तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ, मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ, योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके निष्ठा पूर्वक इस पार्टी में काम करना। बिल्कुल अपर्णा जी, आप जब ये कह रही हैं कि भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, आपकी आइडियोलॉजी है, सही बात है, तो कहीं ना कहीं उसका लोग मायने ये भी निकाल रहे हैं कि आप सीधा सीधा प्रहार समाजवादी पार्टी पे भी कर रही हैं। देखिए, मेरा उन सब लोगों पे प्रहार है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की नेशनल पॉलिसीज से विमुख हैं। तो इसमें सिर्फ बसपा, सपा, कांग्रेस नहीं, और भी जो भी दल हैं, अगर वो नेशन के साथ नहीं है तो वो मैं उनपे सब पे बोल रही हूँ। मतलब राजनीति अलग है, परिवार अलग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ अगर हम बात करें, आपने जिस तरह से 5 साल की बात की, यहाँ पे भी मैंने देखा कि आप काफी सारी महिलाओं को भी कह रही हैं कि बरगलाने पे मत जाना, तो ये कौन है जो बरगला रहा है और आप महिलाओं को क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं? कांग्रेस में कांग्रेस के शीर्ष लोग कहते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या उनको उत्तर प्रदेश में लड़की दिखाई देती है? उनको पंजाब में नहीं दिखाई देती है बच्चियाँ? उनको नहीं दिखाई देती है उत्तरांचल में? एक टिकट नहीं दिया उन्होंने। उनकी महिला अध्यक्ष, उनकी महिला मोर्चा की जो है प्रदेश अध्यक्ष, ये बोलती हैं कि हमें 12 टिकट मांगी थी उन्होंने। कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ मैं। क्यों नहीं दिया उनको टिकट आपने? सिर्फ क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ हो गया है। लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस सिर्फ बरगलाने का काम करती है। इसलिए वो इस तरीके का लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस कर रही है, सपा नहीं कर रही है? मेजरली कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने नारा दिया है। और मैं जो ये नारा देने वाले पॉलिटिक्स करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। इसी तरह से जब यहाँ पे माहौल चल रहा था चुनाव का, तो हमने देखा कि ममता दीदी भी आ गई बंगाल से, उन्होंने भी समर्थन किया। किस तरह से आप ये जो पॉलिटिक्स है, टूरिज्म पॉलिटिक्स है, उसको देखती हैं? हमारी देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भूमि है उसमें सारे लोगों का स्वागत है, सबका सम्मान है, सबका। और आदरणीय ममता दीदी महिला है, मैं उनका सम्मान करती हूँ। वो अपनी तरह से संघर्ष कर रही है, वो भी ठीक बात है। मगर मेरा उनसे ये प्रश्न है, और मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप भी महिला, उनसे प्रश्न जरूर करिएगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्होंने ये बात बोली थी जब उनका चुनाव चल रहा था पश्चिम बंगाल में, कि तिलक लगा के आते हैं, गुंडागर्दी फैलाते हैं। ये आपने किस मंतव्य से बोला? मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप फिर उस प्रदेश में क्यों आई हैं, जिसमें अगर आपको ये लगता है कि सारे लोग गुंडे हैं, क्यों आप वोट मांगने आई? और आप अपना सूबा देखिए, आप अपना पश्चिम बंगाल देखिए, कितने मुद्दे हैं जो जल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। आपने कुछ चंद वोटों के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट किया, कुछ चंद लोगों के लिए जो है धार्मिक मूल्यों पे आपने आघात करी। अगर तिलक लगाना गुनाह है तो टोपी पहनना भी फिर गुनाह है। और अगर गुंडे हैं यहाँ के लोग तो फिर यहाँ वोट नहीं मांगने आना चाहिए था ममता दीदी को। यहाँ पे वो भूल गई है कि बंगाली मूल्यों के लोगों का भी, मैं आपसे बुलाया तो अखिलेश जी नहीं था, वो खुद आई या अखिलेश जी ने बुलाई है अलग बात है। इस बात पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, मगर वो किस अधिकार से आई हैं? उनके लिए तो यहाँ पहले उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों से, क्योंकि ये वीरों की, धीरों की, गंभीरों की भूमि रही है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी, जो हमारे स्वतंत्रता इतने बड़े संग्राम के आंदोलनकारी रहे, और इतना बड़ा उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का कॉन्सेप्ट दिया भारतवर्ष को, उनके जो गीत लिखा जिन्होंने आर्मी के लिए, कदम कदम बढ़ाया जाए, वो राम सिंह जी ने लिखा था। मैं आपको पूरा गीत भी सुना सकती हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं आपसे एक स्लोगन बिल्कुल सुनूंगी जो आपने बीजेपी में आने के बाद ज्वाइन किया था। बहुत बड़ी बात ये कह रही हूँ कि पहली अगर गवर्नर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनी तो वो सरोजनी नायडू जी थी, और सरोजनी नायडू जी बंगाली मूल की थी। तो उत्तर प्रदेश ने सबको गले से लगाया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये देखा कि ये कहीं का है, ये कहीं का है, तो इसलिए मतलब ये जातिवादी की राजनीति है, वो ना होनी चाहिए, यही तो आप कह रही हैं कि भाई जातिगत राजनीति और जो है, जो इस प्रकार की
बंटवारे की राजनीति है, चाहे वो पंथ के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो किसी समुदाय के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या यही बात बार बार दोहराते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो 5 साल में यूपी का कितना विकास हुआ? अगर हम बात महिलाओं को लेके करें, कितनी सुरक्षित महिलाएं हैं वो आपको लगता है? मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मिशन शक्ति चला तो उत्तर प्रदेश में चला, 100 को पावर दी गई सेंट्रलाइज्ड पुलिस नंबर की, तो वो योगी जी की सरकार में हुई। उज्ज्वला की योजना, क्योंकि वो केंद्र से शासित था, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनते ही सारे लोगों को उज्ज्वला कनेक्शंस मिले। कितनी ज्यादा उन्हें जो महिलाओं को टॉयलेट्स के लिए जो बनने थे उस पर क्योंकि मैं काफी ग्रामीण विस्तारों में घूमी हूँ अपर्णा जी, ग्रामीण विस्तारों में महिलाओं की हालात आज भी खराब हैं। जो आपकी हॉस्पिटलिटी की सिस्टम होनी चाहिए 5 साल में वो डेवलप नहीं हुई है। आप कैंपेन कर रही हैं, हर जगह हर मुद्दे खड़े कर रही हैं, तो क्या इन मुद्दों पे भी आगे बात होगी? जच्चा बच्चा अस्पताल पे जहाँ तक जितना काम अभी, क्योंकि 5 साल का दौरान में, क्योंकि ये कोविड भी बहुत बड़ा हुआ, मैं आपको बता दूं लगभग 29 मेडिकल कॉलेज और करीबन 39 पॉलिटेक्निक कॉलेज ये योगी जी की सरकार में बन रहे हैं। और जो जच्चा बच्चा अस्पताल है, जो प्राइमरी नर्सिंग यूनिट होती है, ये भी अगर किसी की सरकार में बने हैं और व्यवस्थित रूप से लागू किए गए हैं, तो वो भी योगी जी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुए। पर विपक्ष का ये आक्षेप सीधा रह रहा है, देखिए कि 2000 कोई काम नहीं करता है सिवाय नहीं, उनका ये कहना है 2017 में जो काम हम छोड़ के गए थे, आप जहाँ पे हमने काम छोड़ा था 2022 तक भी वो काम वहीं पे रहा है, ऐसा वो उनका कहना। आप क्या कहेंगे? बताइए ना, पहले सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे का दावा कर रहे हैं सारे विपक्ष के लोग, 6 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई खड्डा तो हमने खोदा था, उद्घाटन इन लोगों ने कर दिया। उन्होंने खड्डा भी खोदा था, पानी भी खुद ही पी लिया था, इसलिए जो है उन खड्डों को भरने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ। और पानी पहुंचाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच भी ईमानदार है और काम इनका दमदार है। और सारे लोग, मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो हमारे प्रदेश के मंत्री हो, जगह जगह लोगों के पास जाकर के उनका दुख दर्द पूछते हैं। हमारे जो विचार व्यवस्था है कि हमारा पथ अंत्योदय है, और हमारी सोच जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा गया, उनके विचार के अनुसार भी हम लोग काम कर रहे हैं। हर गरीब के घर में चूल्हा अच्छा हो, हर गरीब के घर में जो है गरीब के सर पे छत हो, खुशहाली हो, रोजगार हो, बिना जात पात, बिना किसी भेदभाव के हो, ये हमारी विचार की। अपर्णा जी, जैसे 2 फेज के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, जब तक आपका इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा ऑलरेडी ये खत्म हो चुके होंगे, और वहाँ पे ये बहुत कहा जा रहा है कि वहाँ पे मुस्लिम फैक्टर है या किसान वाला फैक्टर है, वो बीजेपी के अगेंस्ट में रहेगा। दोनों फेज में बीजेपी की सीटें कम रहेंगी, आपका आकलन क्या है? देखिए, मुसलमान जो समुदाय है वो खास तौर पे ये जानता है कि अगर राशन बांटने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल से शुरू कर दिया था जी। और मैं जानती हूँ कि भूख हमारी बेसिक नेसेसिटी है, खाना खाना हमारी बेसिक नेसेसिटी है, कोई भी मानव हो, किसी भी पार्टी जी। तो मुसलमान वो व्यक्ति है जिसका ईमान पक्का हो, और वो लोग जानते हैं कि ईमान वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि जो भी लड़वाना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान का, जो ये रिफ्ट पैदा करने चाह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 3 तलाक का मुद्दा सॉल्व किया, इस लॉ को वो लेकर के आए, तो बलूचिस्तान से प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए राखियां आई, क्योंकि उन्होंने महिला सुरक्षा और सम्मान में काम किया। बिल्कुल। और उसी प्रकार से जिस तरह से योगी जी ने, चाहे वो भारतीयता का प्रचार प्रसार करने के लिए मस्जिदों में और जो मदरसों में झंडा फहराने का काम किया, ये भी पहली बार उनके हुआ। तो ये नेशनल स्पिरिट से जोड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो जी। उन लोगों का मुझे नहीं पता कि जो बरगलाने पे बात सुन रहे हैं
पर अगर भारत को बचाना है तो हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को, भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, आपकी टीम ना काफी टाइम से मुझे इशारे कर रही, खत्म करो, तो 2 सवाल मैं और पूछ लेके तुरंत खत्म कर रही हूँ। मेरा पहला सवाल है कि आपकी सरकार हमेशा ये कहती है कि हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है, अगर बीजेपी की सरकार फिर से आती है तो महिला कितनी सुरक्षित होंगी, महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कैंपेन है जो महिला से फोकस कर रही हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अपर्णा यादव अब आने वाली राजनीति में कहाँ दिखेंगी? देखिए, आने वाली, पहले लास्ट सवाल का जवाब दे दूं मैं। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अपर्णा यादव हमेशा से लोगों की मदद कर रही थी और आगे भी मैं करूंगी, पर जो भूमिका है वो मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे वो हमारा केंद्र का नेतृत्व हो। और मुझे ये बात पता है, जो महिलाओं के लिए महिला सेंट्रिक जितनी व्यवस्था संकल्प पत्र में हमारी घोषणा हुई है, चाहे वो बच्चियों को स्कूटी देना हो, चाहे वो सुमंगला योजना से प्रदेश में जो है बच्चियों का विवाह कराने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि हो, चाहे वो जो है शौचालय बनाने का काम हो, चाहे वो उज्ज्वला के कनेक्शन हो, चाहे वो मिशन शक्ति से जोड़ने का हो, चाहे वो शेरनी दल का निर्माण हो, चाहे लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए हमारी बच्चियों को आर्मी में ट्रेन करने का मामला हो, और जिस प्रकार से हथियारों की फैक्ट्री लग रही है, बुंदेलखंड को जो नया स्वरूप दे रहा है, उसमें भी महिलाओं के लिए रोजगार की बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार धार देते हुए काम कर रही है, और महिलाओं के लिए ही नहीं, ऊर्जा से जुड़े हुए मामले हो, चाहे पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के हो, बुजुर्गों के पेंशन हो, बुजुर्गों के लिए व्यवस्थापिक रूप से हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, ग्रामीण केंद्रों की व्यवस्था हो, ये सारे मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं चाहती हूँ, आग्रह करती हूँ आपके टीवी 9 के माध्यम से कि लोग जो है संकल्प पत्र जरूर पढ़ें, और जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको पढ़ करके सुनाएं। आपको 10 मार्च के पहले भी मैं जो है ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और जो संकल्प पत्र में लिखा है, चाहे वो किसान भाइयों के लिए भी हो, 10 मार्च के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आपको मैदान में खड़ी, मतलब काफी मुद्दे हैं जिस पर भाजपा ने काम किया, इसलिए आप मानती हैं कि भाजपा जीतेगी? बिल्कुल। ધન્યવાદ અમારી સાથે વાત કરને કે લીએ। તો આ હતા અપર્ણા યાદવ, ખૂબ જ વ્યસ્ત શેડ્યુલ છે, તેમ છતાં પણ ટીવી 9 સાથે વાત કરી છે અને અનેક મુદ્દાઓ પર ફર્મ છે। તેમના પોતાના જો રાજનીતિક રોલની વાત કરવામાં આવે તો તેની માટે કહી રહ્યા છે કે તે પાર્ટી નક્કી કરશે, પરંતુ બાકી જો મુસલમાનનો મુદ્દો હોય કે મમતા દીદીનો મુદ્દો હોય, તમામ મુદ્દાઓ પર તેમના વિચારો સ્પષ્ટ છે અને એમ પણ માને છે કે ભાજપની જીત થશે। આજ માટે આટલું। દેશ અને દુનિયાની ખબરો માટે જોડાયેલા રહો ટીવી 9 સાથે।